नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आया हूँ। दोस्तों इसको मैंने बनाने में बहुत ही मेहनत की है। क्यों मैंने इसके लिए बनाने में मेहनत की? क्योंकि मुझे इतना सिंप्लीफाइड रखना था कि नॉर्मल बंदा भी समझ सके, है ना, जिसको ज़्यादा शेयर मार्केट वगैरह के बारे में भी नॉलेज नहीं है ना, वो भी इसको समझ सके कि ये क्या है। दोस्तों एक वार्निंग है आपको स्टार्ट करने से पहले, मैं कुछ 3 वार्निंग देना चाहता हूँ। ये एक पूरी कंप्लीट वीडियो है, मतलब अगर आप इससे स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप देखना शुरू कर दें एक बार, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चाहे इसकी स्पीड बढ़ा दीजिएगा, है ना, बीच में मत छोड़ दीजिएगा, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दूसरा, एनालिटिकल वीडियो है दोस्तों, ध्यान रखना। एनालिटिकल का मतलब क्या है दोस्तों? हर बंदे को ये चाहिए कि सर मुझे आज 4 या 5 फंड बता दो जिसमें मैं पैसा डाल दूं, 3-4 दिन बाद में उसमें से पैसा निकाल लूं और वो पैसा मेरे को प्रॉफिट में मिल जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ये एनालिटिकल वीडियो है, पूरा देखोगे समझ में आएगा। यानी खुले दिमाग वाले लोग ही इसको देखें, है ना। आपको देखना पड़ेगा, पैसा आपका है तो दोस्तों आपको ही समझना पड़ेगा उसे किस तरह लगाना है। दूसरा, टारगेट ऑडियंस यहाँ पे वो हैं जिनके सपने बड़े हैं और लंबी रेस के घोड़े हैं। मुझे वो लोग चाहिए इस वीडियो के लिए जो लंबी रेस के घोड़े हैं। जी हाँ, यहाँ पे टाइम होरिजन आपका 5 से 10 साल के बीच में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, है ना। अमाउंट कितना भी हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल, मगर 5 से 10 साल के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत कुछ मैं गारंटीड दे रहा हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो देखी ना, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आप बहुत कुछ जान के उठेंगे आज, है ना। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगेन वार्निंग है, अगर आपको निकलना है तो निकल जाओ दोस्तों, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ अगर पूरी वीडियो देखोगे, है ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे डिसलाइक करना, कमेंट में गालियां लिखना और अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, अच्छा लगेगा तो उल्टा मुझे आपका लाइक भी चाहिए, आपका अप्रिशिएशन कमेंट भी चाहिए और साथ में आपका सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, है ना यार। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों ये एक निफ्टी, आपने देखा होगा जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आप लोग सुनते हैं कि भाई आज तो मार्केट इतना उठ गया, है ना। तो उसमें यूजुअली 2 इंडेक्सेस को देखते हैं आप, मतलब 2 नाम सुनते होंगे, एक तो BSE और दूसरा एक NSE, है ना। तो दोस्तों ये एक तरह से मान लो ये 2 मंडियां हैं, BSE और NSE, जहाँ पे आपको शेयर्स मिलते हैं। शेयर्स नाम की कोई सामान है जहाँ से परचेज करते हो। तो आज बेसिकली मैं NSE को लेके करूँगा। मंडियाँ दोनों अलग अलग हैं लेकिन चीज़ एक ही मिलती है वहाँ पे, है ना। तो मैं आज जो सारी रिसर्च करके लाया हूँ वो लाया हूँ मैं NSE पे करके। तो दोस्तों ये एक NSE इंडेक्स है। अब क्या है मैं बाद में बताऊँगा, सब समझा दूंगा, है ना, इंतज़ार करना। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये इस तरह का ग्राफ है, कभी ये कम होता है कभी ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा, देखो यहाँ देखते हैं, आप बता सकते हो अरे 152.95% बढ़ गया है आज, है ना, जो भी है मार्केट। अब उसके बाद दोस्तों इस इंडेक्सेस को जाने से पहले अब मैं आपको लेके चलता हूँ म्यूचुअल फंड्स के। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड्स सही है ना। अभी मैं निफ्टी इंडेक्सेस के बारे में बता रहा हूँ। निफ्टी के अंदर अगर मान लो 500 कंपनियां हैं तो 500 में से 100 कंपनियां वो हैं जो लार्ज कैप में इन्होंने डाली हैं। लार्ज कैप का मतलब जिनके पास जो पैसा है वो लार्ज कैप में लगा हुआ है। उसमें भी इन्होंने 2 डिवाइड कर दिए, एक 50 पहली 50 कंपनी, उसके बाद की 50 कंपनियां। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब 100 के बाद 150 कंपनियां हैं उनको बीच में डाला है, मिड कैप कंपनियां बोली हैं, है ना, कुछ ऐसे करके। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान नहीं बांट रहा यहाँ पे, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स के आप नाम सुनोगे ना, तो आप सुनोगे कैसे, जैसे HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, है ना, एक्सिस ब्लू चिप, है ना, MRAI एसेट, है ना, MRAI लार्ज कैप। तो उनके पीछे नाम सुनोगे तो इसका लार्ज कैप का मतलब क्या होता है कि इन्होंने पैसा लार्ज कैप कंपनियों में लगाया है जिनकी कैपिटल लार्ज है। मिड कैप का मतलब मिड कैप में लगाया है ना। ब्लू चिप का मतलब लार्ज और मिड कैप में लगाया है MRAI एसेट के केस में। इस तरह क्या होता है, आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड हाउस को देते हो जिसे बोलते हैं AMC, है ना, वो सॉरी, है ना, म्यूचुअल फंड हाउस को देते हो। और वो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करता है, आपका सारा का सारा पैसा क्या करता है, वो जो इन कंपनीज में अकॉर्डिंगली लगा देता है। जो उसको लगता है कि भाई मेरे को तो ये 10 कंपनियां लार्ज, मतलब 40-50 कंपनियां लार्ज कैप की अच्छी लग रही है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना, उस तरह लगा देता है। ऐसे मल्टी कैप भी नाम सुना होगा। मल्टी कैप का मतलब है वो किसी भी कंपनियों में ले जाके लगा सकता है, उसके पास पूरी रेंज अवेलेबल होती है, जो इसे अच्छी लगती है उनमें जाके पैसा वो लगा देता है। तो दोस्तों इनका बेसिकली इनका दोस्तों टारगेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। दोस्तों इन लोगों का टारगेट होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दें, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अखरती हैं। सबसे पहली चीज़ अखरती है मुझे एक्सपेंसेस। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के लिए जाओगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम लोग इन्फ्लुएंस में तो आके ले लेते हैं किसी के भी, किसी ने बताया कि भाई देखो भाई SBI में स्मॉल कैप है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ले लीजिए, हमने ले लिया, है ना। हमने इधर उधर रैंकिंग देखी, थोड़ा बड़ा रिसर्च भी कर लिया, लेकिन हम बेसिकली सिलेक्शन के टाइम पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। एक तो एक्सपेंस रेशो और दूसरा एग्जिट लोड। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत अखरती हैं, स्पेशली अभी कोरोना इफेक्ट की वजह से ना ये और ज़्यादा अखर रही हैं मुझे ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे हैं जो आपके जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करने और मुझे पैसा निकालना है, तो मैं अब निकालूँ कैसे।
पहले मैं ऑलरेडी बहुत लॉस में हूँ, मान लो मैंने 1 लाख रुपया भी लगाया तो 1% तो एग्जिट लोड लग गया मेरा, 0.88% इनका एक्सपेंस रेशो हो गया, तो मतलब कितना हो गया 1.88, तो यही हो गया। तो मतलब 1 लाख में से 1,18,080 रुपये तो मेरा ऐसे ही चला गया, ऑलरेडी मैं 10-15 हज़ार रुपये लॉस में हूँ। तो मतलब बहुत ही थोड़ा ये दोनों चीज़ें ना मेरे को कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा वो करती हैं। हाँ, लेकिन बदले में ये म्यूचुअल फंड हाउसेस आपको रिटर्न भी अच्छा देते हैं, पर ये दोनों चीज़ मुझे अखरती हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अखरती है, वो चीज़ क्या अखरती है कि जो बनाने वाला बंदा है, मतलब जो फंड हाउस मैनेजर है, हालांकि बहुत अच्छे और इथिकल लोग होते हैं, लेकिन फिर भी होते तो इंसान है ना, वो लोग क्या करते हैं इन कंपनियों में पैसा लगाते हैं और हर बार कोशिश इनकी क्या रहती है कि ये जो आपका ये जो निकल के जा रहा है ना, ये बेंच, इसे बोलते हैं बेंचमार्क, ये वाला जो इंडेक्सेस निकल के जा रहा है, इसको बीट कर सके। तो इसे बीट करने की उनकी पूरी कोशिश रहती है कि इससे ज़्यादा ही आप लोगों को रिटर्न मिल के आए। जैसे आज के डेट में जो है 2 जून की डेट में जो है रिटर्न कितना था 1.56%, तो है ना, तो इनकी कोशिश रहती है उससे ज़्यादा ही रिटर्न दे के आए। तो भाई सीधी सी बात है, अब जब मेहनत करेंगे, एक्टिव फंड्स लगेंगे, तो उनका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा, खर्चे भी तो चलाने हैं ना, है ना, तो वो जो सैलरी वगैरह कहाँ से निकल के आएगी, तो इसलिए वो आपसे एक्सपेंस रेशो रहते हैं। अब चूंकि लंबे टाइम तक होल्ड करके रखना है, तो आपको जो एग्जिट लोड भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज पैसे डाले कल निकाल लिए, ऐसे तो बर्बाद हो जाएगी, किसी कंपनी में प्रॉपर पैसे लगा ही नहीं पाएगा, है ना, फंड मैनेजर अगर उसको एग्जिट लोड नहीं, उनकी भी ये मजबूरियाँ हैं। दूसरा, हमारे एज ए कस्टमर ये हमारी भी मजबूरी बन जाती है साथ में उन लोगों के साथ। दूसरी क्या, इंसान है, वो गलती हो सकती है फंड सिलेक्शन में, है ना, मतलब मान लो कि उसने ये कंपनी लगाई, ये नहीं चली, इस बार दूसरी पे लगाया, दूसरी नहीं चली यार, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब गलतियां हों। और कई बार आदमी मतलब बाइस्ड भी हो जाता है ना, अगर मम्मी के सामने 2 ही बच्चे हों, खड़े कर दिए जाएं, अब बच्चे तो दोनों उसके लिए प्यारे, लेकिन किसी ना किसी एक से फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होती है, तो एक अटैचमेंट ज़्यादा रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो जायज़ है कि बाइस्ड डिसीजंस ले सकता है बंदा यहाँ पे, है ना। तो ये तीनों चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। एक तो क्या है, एक एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, और दूसरा क्या है यहाँ पर जो है उसका बंदे का बाइस होना, कि वो 22 तो नहीं है। अगर अनइथिकल हुआ तो समझ लो सब तो गड़बड़ी गड़बड़ है, कि आपका जो पैसा है किधर उधर हो जाएगा। हालांकि सेबी पूरा कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी ये मेरे अपने ओपिनियन है ना। तो अब दोस्तों मेरा जो है, मेरी कोशिश यही थी कि भाई मैं इन चीज़ों से पार कैसे पाऊँ। अब उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मतलब ये जो है, ये क्या है यहाँ पर, ये बेंचमार्क है, क्यों ना हम इस बेंचमार्क को समझें। तो अब दोस्तों मैं आपको जो है ना थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाऊंगा निफ्टी की तरफ। भागना मत, पूरा समझना, पैसा आपका है, एक एक पैसा लगाओ तो दिमाग से लगाना। आपके सामने जो हाजिर है, दिस इज द वेबसाइट ऑफ द एनएससी, मतलब एनएससी की जो वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, और यहाँ पर जो है आपके ये इंडेक्सेस हैं, तो मैंने पहले ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है ना, खोल के रखे हुए हैं। तो दोस्तों निफ्टी 50 क्या है कि जो आप इंडेक्सेस देख रहे थे ना, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, है ना, वो ये वाला इंडेक्स था। यहाँ पर जो इंडेक्स देख रहे हो, है ना, यहाँ पे मैं मार्कर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना है तो niftyindexes.com पे चले जाना, वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी एक एक चीज़ जो आपको चाहिए, ठीक है। ये निफ्टी इंडेक्सेस है, जो अभी ये पॉइंट्स आप ऊपर नीचे देख रहे थे, दरअसल वो मिलकर बना हुआ है 50 कंपनियों से, है ना। इन जो 50 कंपनियाँ हैं, इसकी लिस्ट भी इन्होंने यहाँ पे इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में दी हुई है, ठीक है ना। ये पूरे 50 कंपनियों की लिस्ट है ना। किसी बंदे को चाहिए तो जाके डाउनलोड कर लो, अगर ज़्यादा डिटेल में करना है उसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इनका जो टोटल कैपिटल है ना, इसका जो पैसा लगा हुआ है इन कंपनियों का जितना भी है, उसके 66.8% है। और साथ में दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, जो ट्रेड हुआ है ना, मार्च 2019 तक का डाटा है, उसमें 53% जो है इन्हीं कंपनीज में ट्रेड हुआ है। तो समझ जाओ कि ये कंपनियां कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इन जो है इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ये सबको रिप्रेजेंट करती हैं। तो लगभग 14 सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मतलब आपको फैक्ट शीट्स वगैरह चाहिए, वो सब मिल जाएगी आपको अंदर इसकी डिटेल में जाके, अगर आपको देखना है यहाँ पर। तो ये जो है फैक्ट शीट आपको मिल जाएंगी कि इन्होंने जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 9.6 है, अब मैं इसे दिखा नहीं सकता हूँ। देखो यहाँ पर कोने में देखना आप, यहाँ पर इंडेक्सिस रिटर्न में जो है रिटर्न वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसे मूव नहीं कर सकता हूँ, है ना। इसको कर सकता हूँ कि अगर यस, देखो यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर जो है 9.63 इसका रिटर्न आ रहा है, ये वाली जो चीज़ आ रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो मतलब जब से ये इंडेक्स बना है, ये 19 इससे चला था 12 अप्रैल 1996 से, तो 22 अप्रैल सॉरी, तो इस तब से उसने जो है इंसेप्शन से 9.63 इसने रिटर्न दे दिया है। बहुत बड़ी बात है इतना रिटर्न,
है ना, कंसिस्टेंटली, मतलब अब टाइम वो भी कोरोना जैसे टाइम को इंक्लूड करके। और अभी भी जो है इन्होंने QTD मतलब ये क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है इसकी, क्वार्टरली ना एक उस साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आज तक की डेट में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ये वाली है ना, 11.43% दे चुका है। YTD का मतलब जब से फाइनेंशियल ईयर ये वाला शुरू हुआ है तो उसमें क्या है, तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें सब गड़बड़ हो चुका है ना, कोरोना की वजह से। तो ये इनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये 14 सेक्टर्स हैं, अभी इन्होंने हाल ही में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी इंक्लूड किया। और यहाँ पर जो है जो आपकी 50 कंपनियां उसका प्रॉपर वेटेज है कि हर कंपनी को कितना वेटेज दिया गया है ना, प्रॉपर इन्होंने पूरा वेटेज हर कंपनी का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और एक पूरे चार्ट के साथ। तो कहने का मतलब है जो आप ये निफ्टी 50 देखते हो ना, जो आप सुनते हो कि ये हो गया, वो ये 14 सेक्टोरियल कंपनियां होती हैं, है ना। और हर एक कंपनी का एक अपना वेटेज है, मतलब इस कंपनी में जैसे फाइनेंस सर्विसेज के अंदर देखो कितनी सारी मिलेंगी आपको यहाँ पर। इसके में फाइनेंस के अंदर जो है ये देखो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, SBIN, बजाज फिनसिव, है ना, इंडस बैंक फाइनेंस, इस तरह मिलेंगी, ठीक है ना। ऐसे ही करके रिलायंस की जो है ये वेटेज है। तो हर ये 14 सेक्टर्स के ना ये आपको ये मिलेंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो नीचे इस लिंक पे क्लिक करना, है ना, माफ़ करना, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो है आपके नीचे लिंक आएगा दोस्तों, उस लिंक के जो है नीचे आप जब करोगे तो आप चले जाओगे यहाँ पर आप इसके वो देखने के लिए कि मतलब आपको कंपैरिजन करके देखना है तो आप देख सकते हो। तो ये क्या है, टॉप 50 कंपनियां हैं जो क्या गए अलग अलग सेक्टर्स से ली गई हैं और जिनका जो इनका वेटेज के हिसाब से, है ना, इनका एक अपना अपना वेटेज है। जैसे इसमें फाइनेंस सर्विसेज में हर कंपनी का अपना अपना वेटेज है, ऐसे रिलायंस है ना, रिलायंस का भी अपना ऑयल्स एंड गैस वगैरह में इसमें अपना वेटेज है। तो इस तरह जो है ना हर कंपनियां उस फील्ड की महारत कंपनियां रखी गई हैं, 50 कंपनियां। तो समझ रहे हो ना, ये वो कंपनियां हैं। अभी सोचोगे कि सर आप ये सब मुझे हमें क्यों बता रहे हो, मैं रीजन बताऊंगा। ये जो कंपनियां हैं इनका वेटेज कुछ इस तरह का है और हर कंपनी का कितना वेटेज है वो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। अगर किसी को और भी जानना है, किसी को बिल्कुल ज़्यादा लग रहा है कि नहीं नहीं सर हमें और भी कुछ डिटेल में बताओ, तो भैया यहाँ पे जाके फैक्ट शीट देख लेना, इंडेक्स और भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जाके जो है ना इस पे निफ्टी 50 का जो है ये पूरा 126 पेज का डॉक्यूमेंट है, पढ़ लेना कि कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है। अगर किसी को ज़्यादा ही लग रहा है कि सर मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये फिगर मैंने यहीं से लिया था, है ना, तो आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो। निफ्टी 50 की साइट पर जो है आपको निफ्टी इंडेक्सेस की साइट पर सारा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई, पता है क्यों बताई, कि ये जो कंपनियां हैं इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं जैसे जैसे इनका वेटेज है, जितना जितना इन कंपनियों का वेटेज है ना, जो जो इन कंपनियों का वेटेज है, सपोज करो इसमें इसी के मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। इस कंपनी में ऑयल्स गेम्स में रिलायंस का वेटेज कितना 11.54% है। तो अगर मैं उसी वेटेज के हिसाब से इनमें इन्वेस्ट कर दूं, मेरा जो फंड्स है मैं उस तरह से डिसाइड करूं दोस्त कि जो ये मेरी टॉप 50 कंपनियां हैं ना, ये जो मेरी कंपनियां थी ये टॉप 50 कंपनियां, मैं इसी कंपनियों में उसी वेटेज के हिसाब से अपना सारा पैसा लगा दूं। अगर मैं किसी तरह ऐसा पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा दोस्त, इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहला इसका जो मेरे को सबसे बड़ा फायदा है कि आप ना अब किसी बंदे की बाइज वाला जो खतरा था ना कि बंदा बाइज हो सकता है, बंदा बाइज हो सकता है लेकिन 50 कंपनियां बाइज नहीं हो सकती जो तुम्हारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है ना, वो जो है आपने मार्केट के ऊपर पैसा लगा दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने क्या किया है, अब अगर उन कंपनियों पे 50 कंपनियों पे वो पैसा लगा देते हो ना, तो आपने मार्केट के ऊपर पैसा लगा दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसे बोलते हैं पैसिवली मैनेज फंड। मतलब ये क्या है, क्वार्टरली चेंज होते हैं ये इंडेक्सेस ना, ये कंपनियां क्वार्टरली चेंज होती हैं। तो क्वार्टरली चेंज होने की वजह से क्या होता है, इनको जो 1-2 बार मैनेज करना पड़ता है ना, फंड मैनेजर को। तो इसलिए इसका क्या है, जो दूसरे फंड हाउसेस होते हैं उनमें क्या है, एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे क्या है, पैसिवली मैनेज करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो इसका एक्सपेंस रेशो है दोस्त वो कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, 0.1%, क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड है। पैसिवली मतलब 6 महीने में एक आध बार देख लिया बस हो गया, क्योंकि जब जब आपका इंडेक्सेस चेंज हो गया आपको करना है। दूसरा क्या है, एग्जिट लोड आपका नील हो गया, कभी भी निकलो कभी भी जाओ, ठीक है। 2 चीज हो गई। तीसरा क्या था, आपने मार्केट पे पैसा लगाया, पर्सन पे पैसा नहीं लगाया, आपने मार्केट के ऊपर जाके पैसा लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोलोगे सर अब ऐसे कैसे लगाएंगे, हम तो लगा नहीं सकते,
इतना पैसा। तो उसके लिए दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस भी हैं जो ये बनाते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रोथ फंड है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ है। अब मैंने जो सेलेक्ट किया है दोस्तों यूटीआई के किए, मैंने ग्रो ऐप का स्क्रीनशॉट लिया है। आप चाहो तो ग्रो ऐप से परचेस करो, या जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो म्यूचुअल फंड की वो कर सकते हो, है ना। अगर डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकते हो ग्रो से। म्यूचुअल फंड में ग्रो से करता हूँ और ज़रूदा से मैं जो है डीमैट में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों के मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, अकाउंट कैसे खुलाएं, डीमैट अकाउंट वगैरह, तो वो भी वीडियो है। दूसरा ये जो टॉप 50 कंपनी है ना, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस ला रहे हैं कि कंपनी की पूरी एनालिसिस ला रहे हैं। अभी हमने आईटीसी का किया, बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला आपसे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने यूटीआई फंड इसको सेलेक्ट किया है। दोस्तों यूटीआई फंड क्या सेलेक्ट किया है, सबसे पहली चीज़ तो इसका मेरा एक्सपेंस रेशो बहुत कम था, पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया। दूसरा एग्जिट लोड मेरा खत्म था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे दोस्तों ट्रैकिंग एरर। एग्जैक्टली जो इनका वेटेज है ना कंपनियों का, जो 50 कंपनियों का वेटेज है, आपको कुछ भी करके कुछ इस तरह मेहनत करनी है कि वो एग्जैक्टली मैच हो जाए। वो इतना आसान नहीं है मैच करना, इसीलिए वो आपसे 0.1% ले रहा है। मतलब 1 लाख पे अगर देखा जाए तो 1 लाख पे जो है मतलब कितना हो गया आपका 100 रुपये हो गया 1 लाख पे लगभग। तो मतलब इतने परसेंट आपसे ले रहा है। तो अब देख लो कितना मतलब इतना आसान हो गया ना। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जो एक्चुअल बेंचमार्क है और जो इन्होंने बनाया है परफेक्ट नहीं बन पाता है वो किसी भी सिचुएशन में, तो उसे बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। जो उनका वेटेज है और जो इन्होंने बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो बनाया है, एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करते हैं पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं ना वो तो क्वांटाइज ही होंगे, या तो 11 ही लोग हैं या 12 ही लोग हैं, है ना। लेकिन अगर किसी का वेटेज 11.4 है तो वो 11.4 कैसे, मतलब वो फ्रिक्शनली करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। पूरी जो इनमें सबसे बेस्ट करता है परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर, उसी के हिसाब से हम कहते हैं अच्छा बेस्ट वो करता है। तो ये जो यूटीआई वाला है ना, ये वाला बहुत बेहतर है ना। मतलब इनका जो ट्रैकिंग एरर है वो काफ़ी कम है और इसकी जो एग्जिट लोड भी कम है। तो ये मेरे बेसिस थे इसको सेलेक्ट करने के। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन बेस्ड वीडियो है। अच्छी लगे एक्सेप्ट करना, बेकार लगे उठा के साइड कर देना। अगर आप डीमैट करते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, इन्हें बोलते हैं ईटीएफ फंड्स, है ना। इसमें क्या होता है, ईटीएफ्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट से आपको खरीदना है ना, या तो आप म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू करो, या आप डायरेक्ट शेयर खरीदो। 50 कंपनियों के डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते, इतना अमाउंट आपके पास नहीं है। तो ये लोग क्या है, निप्पॉन जो है, निप्पॉन की ये इन्होंने निफ्टी 50 बीज ईटीएफ बनाया है। तो इसकी भी जो है क्या है, ट्रैकिंग एरर 2.2% है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो निफ्टी 50 वाला इंडेक्स था ना, उसके बाद की जो 50 कंपनियां थी, यहाँ पर देखो है ना, ये भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं इन कंपैरिजन में ये, क्योंकि ये क्या करती हैं, इसमें आने की कोशिश करती हैं। इसकी परफॉर्मेंस हमेशा मोस्टली इनकी अच्छी रहती है, रिटर्न इनका अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने ना केवल आपको निफ्टी 50 इंडेक्स है, अगला भी डाला है, नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स भी डाला है ना। ऐसे ही अगर ज़रूरत से डीमैट अकाउंट से खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। इसमें तो क्या दिन में एक ही बार ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, कितनी बार ट्रेड कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पे निप्पॉन वाला को जो यहाँ पे जो ट्रैकिंग है 0.22% है। जो इनके कंपटीटर से मैंने कंपैरिजन किया था उनमें देखा तो मुझे यही बेस्ट ही लगी, निफ्टी 50 बीज ईटीएफ और जूनियर बीज ईटीएफ, है ना। तो ट्रैकिंग एरर के बेस पे जो सबके सेम ही आ रहे थे ऑलमोस्ट, और जो एक्सपेंस रेशो था इसमें मेरे को 0.05% यानी 1 लाख पे 50 रुपये, यार कुछ भी नहीं होता इतना। तो ये जो है मतलब इनका जो वो था बहुत ही बढ़िया रहा कुल मिला के। तो दोस्तों ये एक नई चीज़ थी जो मैंने आपको ईटीएफ्स के बारे में बताया। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, ये जो फंड्स थे ना, म्यूचुअल फंड हाउसेस थे, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस थे वो शॉर्ट टर्म में तो इन्हें हरा सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में मतलब 1-2 साल में तो बीट कर सकते हैं, आज बीट कर लिया कल बीट कर लिया, लेकिन एक लंबे टाइम में ये मोस्टली इसको फॉलो ही करते रहते हैं, इस बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये बेंचमार्क लंबे टाइम में नहीं हराया जा सकता, कोई भी फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्या है, ये मार्केट है, ये 50 कंपनियां मार्केट है ना, जान है रीढ़ की हड्डियां इकोनॉमी की, और वो इतनी जल्दी से वो तबाह नहीं हो सकती हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो दोस्तों ये अच्छा था, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी जानकारी मिली हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कीजिएगा। आप लंबे टाइम में, इसका मैंने पहले बताया टाइम हॉरिजन 5 से 10 साल के लिए करना, जो सिप करो या कुछ भी करो, जैसे भी आप खरीदते हो। इसमें तो डायरेक्ट आप जैसे म्यूचुअल फंड्स में खरीदते हो उस तरह खरीद सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जाकर जो है निप्पॉन में जाके मतलब ये जैसे ट्रेड करते हैं नॉर्मली, सेल और बाय, इस तरह कर सकते हो आप। तो स्ट्रेटेजी आपकी सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। कौन कौन से फंड बेहतर हो सकते हैं उसका मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया है, एक पूरे डिटेल में। मैं दोस्तों मैंने इसलिए बताया कि हर इंसान ना ये चाहता है कि बस उसको मैं बता दूं कि सर इसमें पैसा लगा दो, कल को पैसा निकल आए। लेकिन कल को ये भी तो हो सकता है मार्केट डाउन जाए तो पैसा नुकसान में हो गया तो वो तो गालियां मुझे देने लगेगा। भाई पैसा तुम्हारा है, मेहनत करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा,
समझ रहे हो ना। अगर हर बंदे को ये चीज़ पता हो, सामने वाले को अगर मुझे ये पता है कि कल मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कल क्यों मैं रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करूँगा, अपना पैसा नहीं लगाऊंगा, तुम्हें ज्ञान क्यों दूंगा, कोई भी नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आए, खुद सोचे समझे। अगर आपका इतना हॉरिजन है, कैपेबिलिटी है, क्योंकि याद रखना यहाँ पर जो आपका जो रिस्क है वो टाइम के साथ जो कॉम्प्रोमाइज रिस्क टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिस्क आपका कम होता चला जाएगा अगर टाइम पीरियड आप बढ़ाते हुए चले जाओगे। तो मैं तो बोलता हूँ अगर 20 साल तक के लिए रख सकते हो तो भैया यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिप करते चले जाओ, बहुत ही अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में ये दे सकती है ना। तो ये था दोस्तों ETF के बारे में या इंडेक्स फंड के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो, पसंद आई हो आपको ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आपको लगा हो कि भाई अच्छी रिसर्च नहीं की, आसान शब्दों में नहीं समझा पाया हूँ, ज़्यादा मैंने टेक्निकल टर्म्स उसमें घुसा ही नहीं है ना, वरना आपको लगता है पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।